हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं वस्तु पर आवेश की जांच करना। बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलते हैं कि वस्तु पर आवेश की जांच करना। थोड़ा सा समझने की यह आवश्यकता है कि अगर हमारे पास में ये सपोज करो, मैं ब्लैक को मैं मान रहा हूँ, ब्लैक मान लेते हैं, ये कोई उदासीन वस्तु है, ध्यान रखना। ये ब्लैक है, कोई उदासीन वस्तु है, उदासीन कोई क्षण है। और यह हम मान लेते हैं कोई आवेशित छड़ है, ये ध्यान देना। आवेशित कुछ भी हो सकती है, मैंने इसे धनावेशित मान लिया है, ये ऋणावेशित भी हो सकती है। तो ये कंडीशन हमें समझना है, मैं इनको इधर रख देता हूँ। ये मैंने माना है आवेशित, ये माना है उदासीन। अब इधर देखिएगा, हमें आवेशन की प्रक्रिया में निश्चनात्मक परीक्षण करना है कि वास्तव में आवेशन हमें कब पता पड़ेगा, आकर्षण से या फिर प्रतिकर्षण से। तो जब हम एक उदासीन वस्तु के पास में आवेशित छड़ लेकर आते हैं तो क्या घटना होती है, ये आप ध्यान दें। इसे मैं पहली वस्तु मान रहा हूँ, इसे दूसरी वस्तु मान रहा हूँ। यदि दूसरी वस्तु पहली वस्तु को आकर्षित करे, यदि दूसरी वस्तु पहली वस्तु को आकर्षित करे, ये यदि दूसरी वस्तु पहली वस्तु को आकर्षित करे, तो इसका मतलब आकर्षण तो तब होता है जब विपरीत आवेश होते हैं। अगर मैंने इस पे प्लस माना है तो इस पर क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश, या तो माइनस होगा या फिर ये कोई वस्तु उदासीन होगी। तो हम यह स्पष्ट नहीं कह सकते कि आकर्षण में दूसरी वस्तु पर चार्ज कौन सा है। तो यह ऋणावेशित हो सकती है या फिर उदासीन हो सकती है, ये कंडीशन है। सेकंड हमारी बात है कि यदि दूसरी वस्तु, जो ये वस्तु है, दूसरी वस्तु, ये वाली वस्तु, ये पहली वस्तु को प्रतिकर्षित करे, मतलब इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण हो, तो ये डेफिनेटली फिक्स है कि जो इस पे चार्ज है वही चार्ज इस पे होगा। समान समान में प्रतिकर्षण होता है। इसलिए हम स्पष्ट कह सकते हैं कि आवेश का निश्चयात्मक परीक्षण आकर्षण नहीं है, प्रतिकर्षण है। ये बस हमें देखना था, ये थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता थी। अब हम चलते हैं वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां। देखो, वस्तुओं को आवेशित करने की बच्चों तीन विधियां हैं। पहली विधि, जिसका हम थोड़ा सा अध्ययन कर भी चुके हैं, क्योंकि जब थेल्स ने जो हमें बताया था, थेल्स ने हमें फ्रिक्शन के माध्यम से ही बताया था कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। अच्छा, थोड़ा सा बचपन में आप जाइएगा, आपने कभी कभी छोटी क्लासों में खेल खेला होगा, आपने कंघे को बालों से रगड़ा होगा। और जब कंघे को बालों से रगड़ा होगा तो रगड़ने के पश्चात जो ये कंघा है, यह हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने लग जाता है, आकर्षित करने लग जाता है, जैसे धूल मिट्टी के कण, कागज के टुकड़े आदि अगर हम देखें। अच्छा, ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। जैसे ये सपोज करो कि अगर हम कोई कांच की छड़ लें और एक रेशमी कपड़ा लें, और कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से अगर हम रगड़ें, इनका घर्षण कराएं, इनका फ्रिक्शन कराएं, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं रेशमी कपड़े की ओर। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन देता है वह पॉजिटिव, जो लेता है वह नेगेटिव, यह आवेशित हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल यह भी हो सकता है कि बिल्ली की खाल को अगर हम रगड़ें प्लास्टिक की छड़ से या फिर एबोनाइट की छड़ से, तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन ये जा रहे प्लास्टिक या फिर एबोनाइट की छड़ की ओर। तो जो देता है वह प्लस और जो लेता है वह माइनस, यह भी आवेशित हो गई, मतलब इस पे आवेश यह है, इस पे आवेश यह है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों। ऊनी कपड़े को अगर हम अंबर से रगड़ें, ऊनी कपड़े को अगर हम अंबर से रगड़ें, तो ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन अंबर की ओर जाएंगे, तो ऊनी कपड़ा धनावेशित हो जाएगा, अंबर ऋणावेशित हो जाएगा, मतलब दोनों ही आवेशित हो गए हैं। ऐसे ही अगर हम चाहें तो ऊनी कपड़े को एबोनाइट की छड़ से रगड़ सकते हैं, प्लास्टिक इत्यादि रबड़ से भी रगड़ सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, घर्षण द्वारा आवेशन। मेरे हिसाब से इस वाले एग्जाम्पल को आप ध्यान रखना, ये बचपन में आपने करा है, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। सेकंड जो विधि है हमारी, वह है चालन द्वारा आवेशन। इंपॉर्टेंट है, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, ध्यान दे भाई, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अच्छा, इसमें क्या है, जब एक उदासीन वस्तु को, ये सपोज करो, ये हमारे पास में कोई वस्तु है ए, इसे हमने मान लिया है उदासीन। जब एक उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु पर स्पर्श कराया जाता है, मान लेते हैं जो बी है ये आवेशित वस्तु है, और ये भी मान लेते हैं इस पर जो आवेश है वो धन आवेश है।
जब एक उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु पर स्पर्श कराया जाता है तो आवेशित वस्तु, इस आवेशित वस्तु का जो कुछ जो आवेश है ना वो उदासीन वस्तु पे चला जाता है। जैसे समझो ये दो वस्तु हैं, ये ए है और ये बी है, इस पे प्लस आवेश था तो इसका जो प्लस आवेश है वो इस उदासीन वस्तु पे चला जाता है, बी वाली का ये चला गया, इसका मतलब दोनों ही आवेशित हो गई। तो अब हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ए वे बी को। तो कहने का मतलब यह है, सिंपल सी बात यह है कि जब एक आवेशित वस्तु को हम उदासीन वस्तु से स्पर्श कराते हैं, फिर उदासीन वस्तु को हम आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो उदासीन वस्तु आवेशित बन जाती है। यही है चालन द्वारा आवेशन। तो हमारा जो थर्ड जो पॉइंट है वह है विद्युत प्रेरण विधि। विद्युत प्रेरण विधि, विद्युत प्रेरण विधि, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ध्यान दें सभी बच्चे, चार्जिंग बाय इंडक्शन ये समझने की चीज है। सपोज करो हमारे पास में ये, अच्छा बड़ा पन्ना ले लेता हूँ अच्छे से समझना है इसको। इधर देखिए, ये इधर सपोज करो आप ये लो, ये मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक आवेशित छड़ है, ये लो, ये हमारे पास में कोई आवेशित छड़ है। ये ध्यान से सुनना, आवेशित वस्तु या फिर छड़ जो भी आप लें, और हमारे पास में ये कोई है उदासीन। उदासीन का मतलब सपोज करो अगर इस पे 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस हैं तो 4 इस पे प्लस होंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो मतलब क्यों का मान है जो इस पे यह है 0। अच्छा, जो चार्ज बॉडी है इसको जब अनचार्ज बॉडी के पास में हम लेके आते हैं तो क्या होता है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। इस स्टेप को हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप, कि हमने एक आवेशित वस्तु के पास, एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास में हम लेके आए तो क्या हुआ। ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकंड में क्या होना है आप ये इधर देखें। अच्छा, होता क्या है, ये जो आवेशित जो वस्तु है इसको हम उदासीन वस्तु के पास में लेके आए, ये लो मान लेते 4 माइनस है तो 4 इस पे प्लस थे। और अब इस स्टेप में, अच्छा ये आवेशित वस्तु हो गई, आवेशित वस्तु। तो करना क्या है सेकंड स्टेप में, हमें उदासीन वस्तु का अर्थिंग कर देना है, भूसंपर्कित, इसे भूसंपर्कित कर दो। भूसंपर्कित का मतलब है आवेश नीचे की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ये इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये इधर जा रहे हैं तो आवेश इधर जाएगा, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ये हमारा स्टेप हो गया सेकंड। स्टेप हम इसमें थर्ड देखेंगे इधर कि स्टेप थर्ड क्या है। स्टेप थर्ड यह है कि हम इस उदासीन वस्तु के पास में इस चार्ज बॉडी को लेके आए थे, आवेशित वस्तु को लेके आए थे, तो हमें करना क्या है। अच्छा, जब हमने इसको भूसंपर्कित कर दिया था तो प्लस तो नीचे चला गया था तो इस पे केवल बचा था ये माइनस आवेश बचा था। अच्छा, जैसे ही हम इस अर्थिंग को हटाएंगे, जैसे ही हम इस अर्थिंग को हटाएंगे मतलब अनचार्ज बॉडी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, तो होना क्या है कि इस पर केवल माइनस ही माइनस बच जाएगा, क्योंकि प्लस तो भूसंपर्कित के माध्यम से नीचे चला गया था। तो एग्जैक्ट स्थिति क्या निकलती है कि वास्तव में जो उदासीन वस्तु थी, ये वाली वस्तु, ये जो वाली वस्तु है, इस पर केवल नेगेटिव चार्ज ही बचता है। कैसा बचता है, नेगेटिव चार्ज ही बचता है। यही जो पूरे का पूरा जो मेथड है, यही मेथड होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आप इसकी अगर परिभाषा को समझें तो जब एक उदासीन वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के द्वारा उदासीन वस्तु पर आवेश की दो परत बन जाती है। देखो, दो परत का मतलब एक ये माइनस बनी थी, एक ये प्लस बनी थी, दो परत बन जाती हैं।
इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं, इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। यही आपको इसमें मूल रूप से ध्यान रखने की बात थी। एक छोटा सा टॉपिक यह है, वैसे तो ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक हम अगर चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, एक हम मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, इन दोनों के मध्य क्या डिफरेंट क्या हो सकता है, अंतर क्या हो सकता है दोनों के मध्य? तो पहला हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जो आवेश है वह संरक्षित रहता है, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। बट मास इज नॉट कंजर्व्ड। हाँ, ये कह सकते हैं मास कैन बी कंजर्व्ड इन एनर्जी। ये संरक्षित होना मास का ज़रूरी नहीं है, परंतु मास को हम ऊर्जा के रूप में काम में ले सकते हैं। क्योंकि आपने आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़ा होगा, E बराबर mc²। सेकंड बात क्या है भाई, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो मास है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, आप अगर 40 किलोग्राम के हैं तो आप प्लस ही तो होंगे। अच्छा, कोई कह सकता है कि आप में से कि साहब मैं तो -40 का हूँ? बेवकूफ़ है क्या भाई, माइनस का तो होता ही नहीं। तो ये द्रव्यमान है ना, जो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव होता है। और अगर हम देखें तो चार्ज इज इंडिपेंड ऑफ स्पीड, कि जो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता, जबकि जो मास है आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता, जबकि जो मास है वह चाल पर निर्भर करता है। देखते हैं कैसे। ये फॉर्मूला है कि m बराबर m0/1 - v²/c²। जो v है यह स्पीड ऑफ बॉडी है, ये किसी वस्तु की चाल है। और ये आप जानते हैं c स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और ये हमारे पास में कोई बॉडी है जिसका द्रव्यमान है मास ऑफ बॉडी, और ये रेस्ट मास है। रेस्ट आप जानते हैं, विराम द्रव्यमान, विराम एक जगह जब ये रुका हुआ है। तो आप यहाँ से देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है c, और ये आपको दिखाई दे रहा है v। v है स्पीड ऑफ बॉडी। अगर v चेंज होगा तो क्या मास चेंज नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मास है वो चाल पर निर्भर करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ये केस नंबर फर्स्ट हो सकता है ये नोट्स में आपके पास नहीं हो, और हो तो भी बेटर है। अगर मान लेते हैं कि ये कोई क्यों चार्ज है, ये कोई क्यों चार्ज है, और ये एक ही जगह पर है, मतलब इसकी जो चाल है वो 0 है, ये स्थिर आवेश है, तो यह केवल विद्युत क्षेत्र ही पैदा करेगा। आपको ये ध्यान रखना है। केस नंबर सेकंड, ये कोई क्यों आवेश है, और ये मान लेते हैं कि ये एक निश्चित वेग से गति कर रहा है, चल रहा है। तो ध्यान रखना, यह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पैदा करेगा। और केस नंबर 3 आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसमें, रेडिएशन, विकिरण। अगर जो ये क्यों चार्ज है ये गति तो कर रहा है पर कांस्टेंट वैल्यू से नहीं, मतलब ये कभी अधिक गति करता है, कभी कम गति करता है, तो इसकी जो चाल है वो अधिक कम हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, और साथ साथ में ये रेडिएशन भी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा एनर्जी के रूप में। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये हुई हमारी मूल रूप से वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ, ये आपको ध्यान रखना है सभी को। अब हमारा जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी या फिर स्वर्ण पत्र। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा, आप इसे नोट्स में से पढ़ना। अब हम चलते हैं, देखो हमने आवेश के गुणधर्म पढ़े थे, और आवेश के गुणधर्म में हमने बहुत सारे मुख्य बिंदु देखे हैं, लेकिन
मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो उसमें है विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम, एज ए हम यह कह सकते हैं। देखो इसमें कुछ खास कोई चीज़ नहीं है। ये सपोज करो ये कोई सिस्टम है हमारे पास में, ये कोई तंत्र है। यहाँ Q1 आवेश है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, या Q4 है, ये Q5 है। इस तरह से यहाँ पे आवेश पड़े हुए हैं। तो होता क्या है कि जो जो कुल आवेश है ना इस सिस्टम का, ये इन सभी के योग के बराबर होता है। बस क्लियर, ये लो। अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर ध्यान दे भाई, ध्यान दे, तेरा ध्यान किधर है भाई, तेरा टितर इधर है। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। आवेशों के योग के बराबर होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, और हम क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आवेश का संरक्षण का नियम। आवेश का संरक्षण का नियम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ देखने